हम लोग यहाँ आए थे पहले दिन तो एक सपना लेकर के आए थे। जी जी भी मैंने यहाँ एडमिशन करवाने से पहले कई एकेडमी देखी थी जी। तो मुझे जो सबसे खास इसके अंदर लगा, सब टास्क एक ही बिल्डिंग में हो रहे। तो जहाँ पे मैं कुछ करने लगता ये रेड हो गया, इसको नहीं यूज़ कर सकते। वही सेम की सेम इंटरव्यू के अंदर एडिटीज वही थी एज इट इज़ मोस्ट ऑफ द थिंग। जैसे 11 में से स्टोरीज में से 8 सेम थी। बहुत बढ़िया। तो मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ अब तो मैं कर सकता हूँ। फिर मेरे लास्ट में एक प्रॉब्लम आई कि मैं रस्सी नहीं उठा पा रहा था। अच्छा, तो उन्होंने कहा आई विल गिव यू 3 चांस। तो रस्सी भारी होती क्या वजन? नहीं वो। जी नमस्कार, प्रिंस एजुहब सीकर से मैं प्रकाश बीचर। 21 अप्रैल 2024 को आयोजित एनडीए रिटन एग्जामिनेशन में 135 स्टूडेंट प्रिंस एनडीए एकेडमिक के एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं। 35 स्टूडेंट में से 17 स्टूडेंट एनडीए एसएसबी एग्ज़ाम के लिए रिकमेंडेड हो जाते हैं और उन 17 स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट है राजस्थान का, श्री गंगानगर ज़िला, जो पाकिस्तान की सीमा से बिल्कुल सटा हुआ है। गंगानगर ज़िले के मल्होत्रा परिवार का वो प्रतिभाशाली गौरवशाली बेटा, जिस बेटे की कहानी बड़ी रोचक है। सबसे पहले इस परिवार से मैं आपको रूबरू करवाऊँ उससे पहले बताऊँ, आज से ठीक 5 वर्ष पहले जब अरमान गल्होत्रा नाम का ये बालक 12 वर्ष का था, एक बार अपने मौसा जी सार्जेंट संजीव अरोड़ा जी के साथ गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट स्टेशन पर जाता है और मौसा जी पूरे परिवार को साथ में ले जाते हैं। गाजियाबाद के उस हिंडन एयरपोर्ट स्टेशन पर इस बच्चे को C-130 विमान के पायलट सीट पर बैठा दिया जाता है और जब ये बच्चा उस पायलट सीट पर बैठता है तो एकाएक इस बच्चे को ऐसा लगता है कि अब ये सीट मुझे नहीं छोड़नी है। उसी दिन इस बच्चे के मन में इस बात का संकल्प हो जाता है कि अब तो एक दिन हमेशा हमेशा के लिए भारतीय वायुसेना के इस पायलट किसी सीट पर मुझे बैठना है और बच्चा पायलट सीट पर आखिर बैठने के लिए प्रतिबद्ध हो जाता है। 5 वर्षों के दरमियान ये कहानी लगातार चलती है और आज अरमान गल्होत्रा नाम का ये प्रतिभाशाली बालक पाकिस्तान की सीमा से सटे श्रीगंगानगर जिले से प्रिंस एनडीए एकेडमी सीकर तक का सफर तय करता है और प्रिंस एनडीए एकेडमी सीकर से सीधा खड़गवासला पुणे महाराष्ट्र की तरफ जा रहे हैं। तो मैं सबसे पहले इस परिवार से आपको रूबरू करवाऊं। मेरे जस्ट बाइनी तरफ 2023-24 बैच का सिलेक्टेड अरमान गल्होत्रा। अरमान के बिल्कुल पास में इनकी माताजी श्रीमती कीर्ति जी गल्होत्रा, जो पेशे से एक सरकारी अध्यापक है, और आप अरमान के पिताजी श्रीमान विनय जी गल्होत्रा, जो इनकम टैक्स एडवाइज़र है। आप अरमान की छोटी बहन यशस्वी। परिवार में 2 भाई बहन और 2 भाई बहनों के बीच में परिवार में सबसे बड़ा है, तो कहीं न कहीं परिवार की जिम्मेदारियां अरमान के कंधों पर हैं और अरमान ने सोचा कि मेरे कंधों पर सिर्फ और सिर्फ परिवार की जिम्मेदारी नहीं, इस समाज और राष्ट्र की भी जिम्मेदारियाँ हैं। और ये बच्चा 12 साल का जब था उसी समय मन में सपना पालता है कि मुझे वतन की आबरू बचानी है, मुझे तिरंगे का सम्मान बचाना है और डिफेंस जगत में जाने का सपना रखता है। सबसे पहले गल्होत्रा परिवार को इस बड़ी सक्सेस के लिए बहुत बहुत बधाई हो। तो आइए अब जानते हैं अरमान से ही इसके अरमान क्या थे और क्या ये सपना था। मैं जानना चाहूँगा कि अरमान, जब 12 वर्ष पहले आप हिंडन गाजियाबाद के एयरपोर्ट स्टेशन पर गए थे, उस टाइम से लेके अब तक की अपनी थोड़ी सी पारिवारिक पृष्ठभूमि के साथ में अपनी बातें साझा करें। तो जब मैं 12 इयर्स का था तो हिंडन एयरफोर्स में गए थे, मेरे मौसा लेके गए मेरे को जी। तो वहाँ पे ऑफिसर थे, ही सेड दैट डू यू वांट टू सिट ऑन दैट प्लेन। आई वाज लाइक यस आई विल। एंड तो मेरे को उन्होंने बिठाया वहाँ पे, तो आई फील सो ओवरवेल्म्ड लाइक सीइंग ऑल द स्टफ विद द पायलट, all the gadgets there, sitting, every equipment was there, so I was like so manifested by it. So when I got to that plane and when I came back, like I was like I want to be pilot. बिल्कुल। शायद उस टाइम उन ऑफिसर्स को ये नहीं पता था कि ये बच्चा एक दिन हमेशा के लिए सीट से चिपक जाएगा। वो तो सही है कि अब तो सीट पकड़ लिया, अब तो नहीं छोड़ूंगा, अब तो जितना ऊपर जा सकूंगा उतना ऊपर जाऊंगा। तो शायद उस टाइम सीट से उतरने का मन भी नहीं किया होगा आपका। और तब तो मतलब पता ही नहीं था कि ये सब होता क्या है। फिर बाद में आए तो उन्होंने बताया कि ये पोस्ट होती हैं एयरफोर्स में, ऐसे ऐसे ये पायलट बनते हैं। अंकल ने बताया कि ऐसे क्वार्टर्स होते हैं, ऐसा ऑफिसर्स की लाइफ्स होती है, बिल्कुल क्वाइट डिफरेंट होती है जो अपने सिविलियंस की लाइफ होती है। क्योंकि हम लोग तो क्वाइट सिविलियन बैकग्राउंड से हैं, तो हमें बिल्कुल नहीं पता था कि ऑफिसर्स क्या होते हैं, कैसे दिखते हैं, क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं।
तो फिर उसके बाद से बस जब उनकी लाइफ पे और डीपर एंड डीपर मैं ड्वेल करता गया, तो फिर मेरा भी सपना बना कि मुझे भी पायलट बनना है। तो फिर बस फिर प्रिंस ज्वाइन कर लिया। आ गए गंगानगर से प्रिंस की तरफ, आ गए प्रिंस। अब खड़गवासला पुणे महाराष्ट्र की तरफ जाना है। हाँ 4 साल का आपका कठोर प्रशिक्षण होने वाला है। उस कठोर प्रशिक्षण के बाद में सीधा कहाँ जाओगे? सीधा फ्लाइंग ऑफिसर की पोस्ट और इंडियन एयरफोर्स में आकाश को उड़ना है। हवा में उड़ूंगा। अच्छा, जितना हवा ऊपर जा सकता हूँ उतना ऊपर जाऊंगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया है। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि एसएसबी रिकमेंडेड हुए हो आप। एसएसबी का इंटरव्यू देश की टॉप एग्जामों के जितने भी इंटरव्यू होते हैं उनमें सबसे हार्ड और लॉन्ग इंटरव्यू माना जाता है। अधिकांश इंटरव्यू 30-35-40 मिनट के दरमियान समाप्त हो जाते हैं। 5 दिन दुर्गम बोल सकता हूँ मैं, दुर्गम रास्ता है ये। इन परिस्थितियों से आपको गुजरना पड़ा, तो मैं वो 5 दिन की जो यादें, आपका वहाँ का एक्सपीरियंस और प्रिंस एनडी एकेडमी का यहाँ का आपका ग्रुप डिस्कशन भी हुआ करता था, वो एक्सपीरियंस साझा कीजिए आप बड़े सारगर्भित तरीके से। तो सबसे पहले जब जाते हैं तो वहाँ पे पीपीडीटी होता है, पिक्चर प्रिस्क्रिप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट। तो जब वो पिक्चर शो हुई मेरे को, तो मुझे तो लगा कि चीमा सर की मेरे को बात याद आई कि अपने को जो पिक्चर होती है उसमें सोशल इशू हाईलाइट करने होते हैं, क्योंकि अगर आप सोशल इशू हाईलाइट करोगे तो आपको पता लगेगा कि आप कितने सेल्फ अवेयर हो और आप अपनी सोसाइटी के बारे में कितने अवेयर हो। तो मैंने लिख दिया सोशल इशू, मैंने लिखा हेल्थ एंड ब्लड डोनेशन कैंप उस पिक्चर के अंदर। बहुत बढ़िया। और जब मेरा ग्रुप बना, मेरा चेस्ट नंबर 31 था, तो सभी लोगों की स्टोरी वाज ट्रिप एंड एंजॉयमेंट and my story was completely different from others. And when the narration happened, I spoke my story is this, and when the last person spoke, his story was over. Everyone agreed to my point, like your story is best, we agree with just number 31. Now but it all happened into my side. I was like, what the heck it is happening with me? So I was like, now it is my point. आपकी स्टोरी उन सब में से यूनिक थी। शायद तक वो हो सकता है क्योंकि उन्होंने सभी ने मेरे पॉइंट्स पे एग्री किया और मुझे लगा दिस इज माय टाइम टू शाइन नाउ। सो आई थिंक फिर मैंने उससे लीड ली। और कॉमन ग्रुप स्टोरी मैंने अपने आप को नॉमिनेट भी नहीं किया, सभी कहते इसको करने दो, कॉमन ग्रुप स्टोरी यही देगा, इसी ने सही बोला है। तो फिर मैंने कॉमन ग्रुप स्टोरी भी दी। फिर उसी दिन एयरफोर्स में स्क्रीनिंग के बाद एयरफोर्स के अंदर उसी दिन साइकोलॉजिकल टेस्ट हो जाता है। आर्मी में नेक्स्ट डे होता है, मगर एयरफोर्स बोर्ड के अंदर उसी दिन होता है, सेम डे होता है। तो 5:30 बजे वो मैं स्क्रीनिंग हो गया, 5:30 बजे साइकोलॉजिकल टेस्ट हुआ मेरे को। फिर उसके बाद न्यू चेस्ट नंबर अलॉट हुए, तो फिर अगली बार मेरा चेस्ट नंबर था चेस्ट नंबर 16। तो साइकोलॉजिकल टेस्ट में जो TAT थीमेटिक एप्रीहेंशन टेस्ट होता है जी, उसके अंदर 11 में से 8 स्टोरीज वही सेम जो यहाँ पे करवाई हुई हैं। जी। और मेरी स्टोरी सबसे अलग, सबने पता नहीं जो स्टोरी में मरे हुए को हीरो बनाया है, मैंने इसके अंदर डॉक्टर को हीरो बनाया है। बहुत बढ़िया। तो मेरी स्टोरी मेरे ग्रुप वालों से तो काफी डिफरेंट थी। बिल्कुल। और मेरे ग्रुप वालों ने स्टोरीज अलग बनाई, मैंने स्टोरीज अलग बनाई। आपको तो शुरुआती रुझान आने लगे कि मेरा तो पॉजिटिव ही चल रहा है। फिर उस टेस्ट के बाद मेरा टेस्ट सबसे अच्छा गया। मुझे लगा अब तो बस GTO रह गया, मुझे GTO और इंटरव्यू रह गया, बस वही संभालना है। साइकोलॉजी मेरी क्लियर है, क्योंकि साइकोलॉजी में मेरे को यहाँ पे उन्होंने बोला था कि एवरी वेडनेसडे एंड सैटरडे, हफ्ते में 2 दिन आपको साइकोलॉजिकल पूरे टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है जी। तो मैं एवरी घर पे जाके, जब हो गया सारा कुछ फिनिश, तो घर पे जाके मैं लगाता टैट स्टोरी उस पर, क्या कहते हैं, यूट्यूब पे, और कुछ यहाँ पे भी वीडियोस दे दी थी इन्होंने कि आप ये टेस्ट कर लेना। तो मैं घर पे जाके वो वीडियो चलाता, फिर 2 घंटे साइक टेस्ट लिखता, फिर उसके बाद खुद ही एनालाइज करता कि ये कैसी स्टोरी है, ये कैसी स्टोरी है, इसमें क्या और अच्छा बन सकता है, क्या मैं और वर्ड्स हैं उनको डिफरेंट कर सकता हूँ इनमें, जो मेरे एक्शंस हैं उनको अलग कर सकता हूँ, कितनी सिचुएशंस मैं कर सकता हूँ 1 मिनट में हाईलाइट। तो मैंने वो सब किया। तो फिर मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरे बाकियों की अराउंड 45 तक SRTs हुई, मैं 55 करके आया 60 में से जी। तो मेरे ग्रुप वाले कहते हैं हमने 50 करी, 45 करी। मैंने कहा मैंने तो 55 करी है। आपने सबसे बेहतर किया। हाँ, तो फिर SRTs तो मेरी बहुत अच्छी हुई। फिर उसके बाद अगले दिन होता है ग्रुप टास्क।
GTO में फिर अब मेरे को कॉन्फिडेंस अगले दिन ये कौन सा डे था? अगले दिन सेकंड डे था, Second day जहाँ पे ग्रुप टास्क होता है। जी जी। तो उसके बाद साइकोलॉजिकल टेस्ट के बाद, क्योंकि जहाँ पे मैंने सारा चीज कर चुका था और मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो यहाँ पे करवाई थी वही सेम की सेम इंटरव्यू के अंदर एडिटीज वही थी एज इट इज। मोस्ट ऑफ द थिंग जैसे 11 में से स्टोरीज में से 8 सेम थी। बहुत बढ़िया। तो मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ अब तो मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे को साइकोलॉजिकल टेस्ट का डर था, वो यहाँ पे निकाल दिया कुल इन्होंने। मिला के वहाँ जो चीजें आपको देखने को मिली और जिन प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ा वो लगभग यहाँ हो चुकी थी। लगभग हो चुका था। फिर ग्रुप टास्क में पहला ग्रुप टास्क होता है ग्रुप डिस्कशन। तो उसके अंदर हमारा टॉपिक था इंडिया जी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, वो यहाँ पे हो रखा था। बिल्कुल वही सेम का सेम टॉपिक। और आनंद आ गया फिर तो मैं बहुत खुश हो गया। मैं कहा ये तो मेरे अब क्या चाहिए? अब क्या चाहिए। तो फिर ग्रुप डिस्कशन में सिर्फ मैं ही था। बिल्कुल सबके पॉइंट्स एक तरफ, मेरे पॉइंट्स अलग। क्या बात है। मेरे बहुत अच्छे पॉइंट्स थे। यहाँ पे जो सर थे, GTO सर थे, उन्होंने बहुत हेल्प करी। उन्होंने ऐसे डिफरेंट पॉइंट्स बताए जो वहाँ पे किसी को पता ही नहीं थे। शायद उस टाइम आप बार बार प्रिंस डिफेंस एकेडमी को धन्यवाद कर रहे होंगे। उस टाइम तो मैं का रंग लाया प्रिंस की मेहनत बिल्कुल मेरे लिए प्रिंस बहुत की मेहनत, आपके प्रयास। तो फिर बस उसमें ग्रुप डिस्कशन हुई। ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज होती है जिसके अंदर आपको ग्रुप एक स्टोरी हो जाती है, उसके ऊपर आपको डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं और आपको एज अ कॉमन ग्रुप उस डिफरेंट प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन लाना होता है। वो भी मोस्ट ऑफ द 50% जो थी जो ग्रुप प्रॉब्लम थी वो सेम थी। यहाँ पे वो वाली प्रॉब्लम यहाँ पे हो रखी थी कि इन सब प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल करना है आपको। बिल्कुल। तो वो भी मेरे पॉइंट में आया। फिर वो सब मेरे पॉइंट्स में चल रहा है। तो जब लेक्चरेट की बारी आई, एक लेक्चरेट होता है 3 मिनट आपको बोलना होता है। जी। तो GTO वाज लाइक सिंपली आस्किंग एवरीवन। उस 3 मिनट में आपके फ्रंट में कौन होते हैं? 3 मिनट में पीछे GTO बैठे होते हैं, आगे आपके फ्रेंड्स बैठे होते हैं और आपको उनके सामने डिलीवर करना होता है। तो अगर किसी फ्रेंड ने गलती से हंसा दिया तो ध्यान ही मत दो ना उनकी तरफ। मैं तो एक चीज देखता था कि उनके ना आप नोज पे फोकस करो, कंसिस्टेंस होना पड़ता। हाँ, नहीं वो जो सामने बैठे होते हैं ना उनके फेस पे मत फोकस करो, उनके आप नोज पे फोकस करो, क्योंकि ये एक इल्यूजन होता है। मैंने कहीं पढ़ा था कि आप किसी के नोज पे फोकस करोगे तो आपको उसका फेस का कुछ भी नहीं दिखेगा, सिर्फ आपको ऐसा लगेगा आप उसकी आंखों में आंखें डाल के बोल रहे हो। बिल्कुल। तो मैंने वो चीज़ फोकस करी, हंसे तो मेरे को पता भी नहीं लगा। 3 मिनट मेरे लिए तो वो बहुत ईजी निकले। तो फिर GTO सर ऐसे ही नॉर्मली सबसे पूछ रहे थे कि वेयर आर यू कम फ्रॉम, वेयर आर यू, उन्होंने एज अ ग्रुप एड्रेस किया। बट जब सबने बोल रिया, मैं नहीं बोल रहा, ही एड्रेस मी पर्सनली, वेयर हैव यू कम फ्रॉम चेस्ट नंबर 16। आई वाज लाइक इनको मेरा पता है कि मैं हूँ यहाँ पे, मतलब अब मेरा टाइम है जी कि मेरा टाइम तो आ गया। अब मेरे को इनके सामने बहुत अच्छा बन के दिखाना है, जो बाकी कर नहीं पाए वो मैं कर देता हूँ। बिल्कुल। तो इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स थे वो तो मैंने सारे ही कर लिए, क्योंकि यहाँ पे वो करवा रखे थे, सेम के सेम थे वो। यहाँ पे मैं डरता था थोड़ा, मगर यहाँ पे जो मेरे कैप्सूल कोर्स के अंदर मेरे फ्रेंड्स थे उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प करी कि तू ऐसे कर, तू ऊपर देख के चल, तेरे को नहीं डर लगेगा। तो यहाँ पे मैंने 2-3 बारी वो ऑब्स्टिकल्स करे विद यहाँ पे हवलदार सर्स भी थे, उन्होंने भी हेल्प करी, और साथ में मेरे फ्रेंड्स भी थे, उन्होंने भी मेरे को कहा कि तू ऐसे करेगा तो तेरे को डर नहीं लगेगा, तो 2-3 बारी कर, तेरे को डर नहीं लगेगा। तो फिर मैंने करे, तो फिर वहाँ जाके मेरे को कुछ भी नहीं लगा, वहाँ मैंने सारे ही कर लिए। बिल्कुल। कमांड टास्क में तो मेरे साथ बहुत डिफरेंट हुआ। बाकी सबको अलग टास्क दिया, मेरे को अलग टास्क दिया। उसमें उन्होंने कभी वो कह रहे हैं ये रेड हो गया मतलब यहाँ पे आप कुछ भी नहीं कर सकते, बिल्कुल खतरा है यहाँ पर, यहाँ खतरा है। येलो हो गया मतलब आप खुद रख सकते हो, आप अपना सामान नहीं रख सकते उस पे। वाइट है तो आप उसको यूज कर सकते हो। तो जहाँ पे मैं कुछ करने लगता, ये रेड हो गया, इसको नहीं यूज कर सकते, ये रेड हो गया, इसको नहीं यूज कर सकते, ये येलो हो गया, यहाँ पे आप लोड नहीं बांध सकते। तो उन्होंने मेरे को बहुत कंफ्यूज करने की कोशिश करी कि तू ऐसे कर ले, घुमा के बहुत घुमाया मेरे कमांड टास्क में। उन्होंने मेरे को सोचा कि झुकेगा कभी ना कभी, तो उन्होंने कहा कि झुकेगा। फिर मेरे लास्ट में एक प्रॉब्लम आई कि मैं रस्सी नहीं उठा पा रहा था। अच्छा। तो उन्होंने कहा आई विल गिव यू 3 चांस। रस्सी भारी होती क्या वजन? नहीं, वो इतनी मोटी रस्सी थी, यहाँ पे थोड़ी पतली रस्सी थी, मगर वहां पे उन्होंने थोड़ी मोटी रस्सी दे दी। अब वो बंद ही नहीं रही, ठीक है, तो ना वो मेरे से उठ रही। तो उन्होंने मेरे को कहा कि आपके पास 3 चांस है, जैसे आप वीडियो गेम खेलते हो तो 3 चांस के अंदर आपको रस्सी रिवाइव करनी है। अगर 3 चांस नहीं यूज करने तो आप दूसरा मेथड यूज करो। अब उस टाइम या तो मैं वो 3 चांस यूज करता या दूसरा मेथड यूज करता। मैंने 2 चांस यूज कर लिए। फिर तीसरा चांस मैं कहा मेरे को नहीं लग रहा ये मेरे से उठेगी,
मैं दूसरा मेथड। उसमें मेरे को 30 सेकंड लगे दूसरा मेथड सोचने में, मगर दूसरा मेथड मैंने ऐसे निकाला कि वो इतना ईजी हो गया कि वो मिनट में ही निकल गया। तो मतलब वहाँ पे मेरे टाइम से पहले मेरा टास्क भी पूरा हो गया और मैं जो मेरे पॉइंट्स थे वो भी सही लग गए। फिर अगले दिन जो डे 3 होता है उसमें काफ़ी प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, हाफ ग्रुप टास्क, ऐसे टास्क हुए, वो एज अ ग्रुप वर्क करना होता है। फाइनल ग्रुप टास्क हो गया, ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस होगी जी। तो वो एज अ ग्रुप होता है डे 3 पे। तो एज अ ग्रुप तो हमारा ग्रुप तो बेस्ट था जी जी। हमारा ग्रुप जीता, ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस में हमारा ग्रुप जीता। सिर्फ हमारे ग्रुप की थी जिनकी आवाज़ें आ रही थी और अगले दिन हमारे गले बैठ गए जब इंटरव्यूज़ थे तो हमारे गले बैठ गए सबके। तो फिर मेरा ग्रुप ऑब्स्टिकल डे 3 भी बहुत अच्छा गया। फिर डे 4 पे एयरफोर्स में कईयों के इंटरव्यू होते हैं और कईयों के GTO टास्क होते हैं जी। तो डे 4 पे मेरा इंटरव्यू था, तो मेरे को पता नहीं था कि इंटरव्यू कैसे होगा, ठीक है। तो मैं तो यहाँ पे ट्रेन करके गया था, बस यहाँ पे जैसे करेंगे। यहाँ पे थोड़ा मेरे से टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे जी कि टेक्निकलिटी कितनी पता है आपको, वेयर एज मेरे फ्रेंड से यहाँ पे उन्होंने करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस बहुत पूछा। फिर उनके बाद मेरे को लगा कि मेरा करंट अफेयर्स थोड़ा वीक है। इंडिया लेवल का पूछा हो? हाँ, इंडिया लेवल का। तो मैंने कहा मेरा करंट अफेयर्स थोड़ा वीक है। तो यहाँ पे टीचर्स थे, उन्होंने मेरी हेल्प करी कि तू ऐसे कर ले, ये करंट अफेयर्स पढ़ ले, ये वीडियोस देख ले, हम तेरे को बता देते हैं कि तू इंडिया के बारे में ये पढ़ ले, राजस्थान के बारे में ये पढ़ ले। मैं इतना कुछ पढ़ के गया। मेरा इंटरव्यू स्टार्ट हुआ, मेरे को 15 मिनट बाद मेरे को पता लग गया कि मेरा इंटरव्यू बोर्ड के प्रेसिडेंट ने लिया था, वहाँ पे सबसे हाईएस्ट पोस्ट पे एयर कॉमोडोर रैंक, सीनियर अधिकारी ने लिया सबसे। तो मेरा इंटरव्यू चला 1 आवर 5 मिनट। मुझे विश्वास नहीं हुआ कि उन्होंने मेरा इंटरव्यू सिर्फ 1 आवर 5 मिनट सिर्फ फैमिली, फ्रेंड्स और नेबर्स, सिर्फ फैमिली, फ्रेंड्स और नेबर के राउंड चला। करंट अफेयर्स नहीं पूछा, एयरफोर्स के बारे में पूछा, वो अराउंड 5 to 10 मिनट्स, वो बेसिक, बिल्कुल बेसिक चीज़ें उन्होंने पूछी, ये सब पूछा। और फैमिली फ्रेंड्स के बारे में चला। तो 15 मिनट बाद मेरे को पता लग गया कि अब मेरा इंटरव्यू फैमिली फ्रेंड्स के राउंड है। तो मुझे बेस्ट बेटा, बेस्ट ब्रदर, बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट किड, बिल्कुल, बेस्ट स्टूडेंट, सब कुछ में बेस्ट दिखाना है अपने बिल्कुल आप को। बिल्कुल। तो फिर मैंने अपना इंटरव्यू साइड फोकस कर दिया कि अब इन्होंने करंट अफेयर्स तो पूछनी है नहीं, बिल्कुल। तो उन सबको छोड़ो एक बार। अब जो मैं बेस्ट कर सकता हूँ, जिसमें मैं हूँ वैसे भी बेस्ट, बिल्कुल तो वो मैंने बेस्ट करके दिखाया उनको। तो लास्ट में इंटरव्यूइंग ऑफिसर ने मेरे से पूछा कि आई हैव बीन आस्किंग यू सो मेनी क्वेश्चंस, डू यू वांट टू आस्क एनी ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम मी? जी। तो मैंने तो उनसे ऐसे ही पूछ लिया, मेरे मतलब दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा, मैंने थोड़ा ह्यूमर वे में बोलने का कर दिया उनको कि सर देखो, व्हेनेवर वी गो फॉर पेट्रोलिंग वी डोंट हैव एनी service to urinate in airplanes, like in fighter planes there is no washrooms available. It is quite small, so how do we go to pee in that? So he was like very happy seeing me the question, like this was the first question someone ever asked him. So he replied me very casually, yaar, you know, when I was there, and he said like this, yaar, you know, when I was there, when I fly plane, there were no casualties, like, so we needed to control it now, but now, you know, there are better options, like they have built diapers for us. So I was like, he has been happy. Now interview part was my also good, but then when I went to the conference on the 5th day, I saw this was the board president. Like I asked him such a silly question in the interview, and लास्ट डे पर आ गए आप on the 5th day. ये स्थिति थोड़ी और थी, ये स्थिति थोड़ी क्वाइट डिफरेंट थी, क्योंकि जब मैं अंदर गया मेरे से उन्होंने 2 मिनट भी नहीं लगाए। हाउ वाज यू, हाउ वाज योर स्टे, विच टास्क यू लाइक द मोस्ट, एनी सजेशन डू यू वांट टू गिव, बस इतना ही। मैं घबरा गया, मैं कहा यार इतना मैंने करा है और इन्होंने मेरे से सिर्फ 2 मिनट पूछा है। मैं कहा अब तो पता नहीं, मेरे को या तो आउट करेंगे या तो क्या करेंगे। तो फिर मैं पहले अंदर गया, तो वहाँ पे साइकोलॉजी, मेरे को पता लगा साइकोलॉजी वाली मैडम थी, तो वो मेरे को ऐसे देख रही हैं। मैं तो पहले एक बार डर गया, मैं कहा पता नहीं क्या मैडम घूर क्यों रही है, मैम क्यों घूर रही हैं। तो उन्होंने कॉन्फ्रेंस से पहले उन्होंने बोला था कि आपके सामने टेबल होगा, उस पर एक फ्लैग होगा, तो आपको फ्लैग को देख के बोलना है। अब मैं भूल ही गया, वहाँ पे फ्लैग भी पड़ा है। वहाँ पे एक ऑफिसर ने मेरे से क्वेश्चन पूछे, मैं उनकी तरफ देख के आंसर कर रहा हूँ, मगर वो करना नहीं था, हमें फ्लैग में देख के आंसर पूछने थे। मैं उनकी आंखों में आंखें डाल के आंसर दे रहा हूँ, सर मेरा स्टे बहुत अच्छा था, मैंने ऐसे इंजॉय किया, फ्रेंड्स के साथ ये किया।
तो फिर मैं डर गया एक बार तो कि एक तो साइकोलॉजी वाली मैम ऐसे घूर रही हैं, फिर मेरा इंटरव्यूइंग ऑफिसर बोर्ड का प्रेसिडेंट निकले और कॉन्फ्रेंस भी मेरी 2 मिनट चली। फिर जब कॉन्फ्रेंस हो गई मेरी, फिर मैं बाहर गया, वहाँ पे हॉल तो जैसे ही ऑफिसर्स के चैम्बर से बाहर निकलते हो तो हिंट मिल गया थोड़ा बहुत कि हाँ हो सकता है फाइनली? हो सकता है। मैं डर गया कि मेरा तो नहीं होता, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो मेरे से पहले गए उनकी 15-15 मिनट कॉन्फ्रेंस चली और आपकी 2 मिनट चली। मेरी 2 मिनट चली, उनको 15 मिनट बिठाए रखा। तो आपके दिमाग में वो 2 मिनट वाली रील घूम रही थी कि अब मुझे 2 मिनट क्यों पूछा गया? 2 मिनट क्यों पूछा? मैं कहा मेरे से भी कुछ पूछते यार, मैंने इतना कुछ कराया, फिर मेरे से कुछ पूछो तो सही। तो उन्होंने कुछ भी नहीं पूछा। फिर वो 2 मिनट, मैं तो एक बार थोड़ा तो शौक में था। मैं कहा, फिर वहाँ पे हॉल में बिठाया तो आई वाज लाइक अब तो जो होएगा देखा जाएगा, सब भगवान भरोसे है। मैंने अपना बेस्ट दिया, मैंने अपनी बेस्ट पर्सनैलिटी का बेस्ट दिखाया, जो मुझे करना था मैंने वो कर दिया, तो अब देखा जाएगा। फिर जब वहाँ पे सारे इकट्ठे हो गए, 72 आत्मसंतुष्टि थी वो। तो 72 बच्चे थे, तो उन्होंने नाम लेने शुरू करे, ठीक है। उन्होंने मेरा नंबर बोला, चेस्ट नंबर 16। तो उन्होंने कहा था कि जैसे ही जिसका नाम आए वो खड़ा होके अपना नाम बोले, अपनी डेट ऑफ बर्थ बोले और आगे आ जाए। उन्होंने मेरा नाम लिया, मैं अपना नाम भूल गया। अरे खुद का नाम भूल गए? मैं अपना नाम भूल गया वहाँ पे। मेरे को विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि वो 2 मिनट वाली बात मेरे दिमाग में बारी बारी घूम रही थी, तो मैं अपना नाम ही भूल गया। फिर मैं खड़ा हुआ, फिर वो साइड वाले कहते आई वाज लाइक ओके, अरमान गल्होत्रा फंक्शन 2007। ओके, फिर मैं वहाँ गया आगे। जी। फिर मेरे वहाँ पे पैर कांप रहे आगे जाके एक बार तो, कि मैं रेकमेंड हो गया। मतलब ऐसा कभी हुआ नहीं था मेरे साथ। बिल्कुल। तो वो फीलिंग बहुत ज़्यादा डिफरेंट थी, बहुत बढ़िया, कि मैं रेकमेंड हो गया। फिर मेरा CPSS हुआ नेक्स्ट दिन, पायलट एप्टीट्यूड टेस्ट, वो भी मेरा क्लियर हो गया है। बहुत बढ़िया। तो अब तो मैं पायलट बनूंगा ही। आज कैसा लग रहा है? पहले वाले अरमान गल्होत्रा में और आज वाले अरमान गल्होत्रा में कितना फ़र्क है? पहले वाले और अब वाले में तो बहुत दिन रात का फ़र्क है, क्योंकि पहले तो मैं डरता बहुत था कि मेरे से तो नहीं बोला जाता। मम्मी थी स्कूल में, टीचर्स थी, बिल्कुल। तो मम्मी का शुरू से एंकरिंग में शौक था, तो मम्मी मेरे को भी कहती थी तू भी कर ये सब, तू भी स्टेज पे जा, तू भी ये कर, तू इसमें पार्टिसिपेट कर, तू डांस में पार्टिसिपेट कर, तू स्पीच में पार्टिसिपेट कर। हाँ, मैं पार्टिसिपेट करता भी था और रैंक भी अच्छी आती थी, मगर मेरे को फिर भी थोड़ा डर रहता था कि एक बार होता है ना कि एक बार आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड हो जाते हैं। तो फिर मेरा 1 साल तो बीच में स्कूल, जब कोविड हुआ तो बिल्कुल ही मैं तो ब्लैंक हो गया। मेरे को स्टेज पे जाने में डर लगता था, मेरे पैर कांपते थे, मेरा हाथ कांपते थे कि मैं बोलूँ कैसे। फिर धीरे धीरे घर वालों ने भी हेल्प करी, स्कूल में भी, फिर प्रिंस में ग्रुप डिस्कशन में मेरे से बोला नहीं जाता था। फिर यहाँ ऐसे ऐसे आए, उनको मैंने नहीं बोलने दिया। प्रिंस एनडी एकेडमी के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? प्रिंस के बारे में मैं तो यही कहना चाहूँगा कि यहाँ पे जो बताते हैं वो सेम आता भी है। जैसे इन्होंने क्वेश्चंस दिए थे, रिटर्न से पहले भी क्वेश्चंस दिए थे, और रिटर्न से मतलब 10-15 दिन पहले जो ब्रेक होता है उसमें यहाँ पे जो टीचर्स हैं, मतलब यहाँ पे इंग्लिश में स्नेह मैम थे, उन्होंने रात को 9 बजे मेरे को डाउट्स क्लियर करे हैं ऑनलाइन क्लास लेके कि बेटा तू ये कर ले, तू 10 दिन पढ़े हैं, तो ये पूछ ले मेरे से। उन्होंने मेरे को एक एक चीज़ क्लियर करवाई है कि इंग्लिश में ये होता है, ये होता है, ये होता है। तो क्विक रिकैप सभी बच्चों के लिए होता है, और रिटर्न में नहीं, ना कि SSB में भी, क्योंकि SSB में भी इन्होंने जो साइकोलॉजिकल टेस्ट आया वही आया। इंटरव्यूइंग ऑफिसर्स ने क्वेश्चंस पूछे मेरे से, उन्होंने मेरे को बोला कि तुम थोड़ा प्लेन्स के बारे में थोड़ा ज़्यादा करो। बिल्कुल। तो मैंने वो भी करा, और वो उन्होंने मेरे से पूछा भी। और ग्रुप टास्क ऑफिसर ने बोला कि यहाँ के जो GTO थे कि तुम थोड़ा डरते हो, थोड़ा फियर निकालो, तो मैंने वो किया। और फिर वो मेरे लिए बहुत अच्छा साबित हुआ कि हर तरह से मेरे को बेस्ट मिला, और हर तरह की चीज़ मैं पहले ही कर गया ताकि मैं उसमें जा सकूं इंटरव्यू में, और मेरे को वो सब इजी लगा वहाँ पे जाने के बाद। तो एक बार मैं आपकी माताजी से जुड़ना चाहूँगा। एक बार पुनः आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। आप कीर्ति जी गल्होत्रा है जो शिक्षिका है, और देखिए एक शिक्षिका का बेटा भारत की डिफेंस जगत की तरफ जाता है, तो एक माँ का वक्तव्य क्या है? आपके बेटे को आम से खास बनाने में कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा एक माँ को? सर, आम से खास बनाने में सबसे पहले तो मैं प्रिंस एनडी एकेडमी का दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी। जी। कि पूरी टीम ने ही बहुत अच्छा काम किया।
हम लोग यहाँ आए थे पहले दिन तो एक सपना लेकर के आए थे जी जी सीकर में। जैसे ही मैं एंटर हुई तो मुझे एक बोर्ड नज़र आया जी जी प्रिंस एनडीए में। वहाँ मैंने देखा कि सब बच्चों की फोटोज लगी हुई थी जो सिलेक्ट हुए बिल्कुल। थे। तो जैसे ही जस्ट मैंने उसको देखा तो मेरे को लगा कि यहाँ मेरा बच्चा भी आए। बिल्कुल। तो ये एक बहुत बड़ा सपना था मेरे लिए। हर माँ कि बाप का होता है। हर माँ बाप का होता है कि यहाँ मैं भी अपने बच्चे की फ़ोटो देखूं। और आज वो दिन मुझे यहाँ पर आते ही आज मैंने अपने बच्चे की फ़ोटो देखी, मुझे बहुत अच्छा लगा सर। थैंक यू सो मच। पूरी टीम को देना चाहूँगी मैं कि इसके सपने पूरे करने के लिए, हमारे सपने पूरे करने के लिए। तो एक हाउस मेकर के साथ साथ आप एक शिक्षिका भी हो, तो एक माँ की शीतल छाया में बेटा पला है। तो मैं जानना चाहूँगा कि इस बच्चे की बचपन की ऐसी कोई शरारत है जो आपको आज भी याद है? हाँ, शरारत तो शरीर चंचल तो है, बहुत चंचल था ये। जी जी, आज भी है। और आज भी है चंचल इसकी बचपन की लेकिन इसका ड्रीम तो ये शुरू से ही ऐसा ही था कि मैं देश के लिए कुछ करना चाहता हूं। बिल्कुल, देश प्रेम की भावना शुरू से देश थी। की भावना शुरू से ही थी, होनी भी चाहिए एक राष्ट्र की जिम्मेदार नागरिक को। तो ऐसे ही सर जब मैं भी स्कूल में कोई भी फंक्शन होता है 15 अगस्त 26 जनवरी, तो मेरे मन में भी मतलब कहीं ना कहीं मैंने इसका बीजारोपण कर दिया है। बिल्कुल। तो मेरे मन में ये होता है कि मैं इस देश के लिए कुछ ना कुछ करूं। तो मैं हमेशा जो क्या देश में आपने मैडम बड़ा त्याग किया है। आपने देश को एक बेटा दिया है। और मैं कहता हूं कि माँ कीर्ति गल्होत्रा ने अरमान गल्होत्रा के रूप में, एक राष्ट्र का सजग प्रहरी के रूप में, भारत की तीनों सर्वोच्च सेनाओं के लिए बोले तो इंडियन, खासतौर से इंडियन एयरफोर्स के लिए एक ऐसा बहादुर जवान तैयार करके दिया है जो वतन की आबरू और हिफाजत के लिए हमेशा समर्पित रहेगा। देश ने भी सर हमारे लिए बहुत कुछ किया है, तो हमारा कुछ ना बिल्कुल। कुछ कहते हैं ना कि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। और देश के प्रति प्रेम में कह सकता हूँ कि भरा नहीं भावों से बहती जिसमें रसदार नहीं, कि भरा नहीं भावों से बहती जिसमें रसदार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें देश के प्रति प्रेम प्यार नहीं। हर नागरिक का कर्तव्य बनता है। एक बार मैं विनय जी गल्होत्रा, आप इनकम टैक्स एडवाइज़र है, तो एक इनकम टैक्स एडवाइज़र का बेटा डिफेंस जगत में आ जाता है, तो पिताजी के क्या मंसूबे थे शुरू से? शुरू से मेरे फादर थे, वो आर्मी ट्रेंड थे। जी 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 जी। लेकिन वो ज्वाइनिंग नहीं कर पाए। ज्वाइनिंग नहीं कर पाए, कारण क्या रहा? हमारे दादाजी जी जी जी, उन्होंने जाने नहीं दिया। आपके दादाजी ने आपके पिताजी को सेना में जाने नहीं दिया। हो सकता है कहीं ना कहीं आपके दादाजी को डर हो इस बात का कि फौज की नौकरी कठिन होती है थोड़ी। तो इस वजह से जब इसने पहली बार कहा कि मैं आर्मी ज्वाइन करना चाहता हूँ, जी जी, तो मैंने कहा बिल्कुल करो। ये वाक्य कब का है जब इसने पहली बार सेना के बारे में बोला? 10th के एग्जाम के बाद। 10th के एग्जाम के बाद अचानक इसके मन में ये प्रश्न आता है कि, प्रश्न तो इसके मन में पहले थे, पूरे साल ये डिस्कशन चलती रही है माँ बेटा में। 10th के दौरान ये कहते थे मेडिकल लो, डॉक्टर बनना है, वो कहता मैं नॉन मेडिकल लूंगा। अच्छा, तो माँ बेटे को डॉक्टर बनाना चाहती थी और बेटा बोल रहा है कि मैं डिफेंस में जाऊंगा। हाँ, तो मैंने कहा मैं तो 10th के एग्जाम के बाद ही बात करूंगा इससे, माइके सर को। हाँ हाँ। तो 10th के बाद मैंने इससे पूछा क्या करना चाहते हो, कहता जी मैं तो ये करना चाहता हूँ। बिल्कुल ठीक है। तो उस टाइम में माँ डॉक्टर बनाना चाहती थी और बेटे ने माँ की बात को ठुकरा दिया, तो शायद एक माँ को बुरा लगा होगा। उस समय तो लगा था, पर लेकिन सत्य बात है ये। बिल्कुल। पर आज गर्व की अनुभूति हो रही है क्योंकि बेटा ने वो किया। अगर डॉक्टर बनता उतनी बड़ी बात नहीं होती। आज गली गली में डॉक्टर है सा, पर एक सेना में बड़ा अफसर बनता है तो वो कहीं ना कहीं बड़ी बात नहीं। मेरे फादर बाद में प्रैक्टिस ही करते थे, डॉक्टर ही थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपकी प्रिंस एकेडमी के बारे में आपके क्या विचार है? भी मैंने यहाँ एडमिशन करवाने से पहले कई एकेडमी देखी थी जी। तो मुझे जो सबसे खास इसके अंदर लगा, सब टास्क एक ही बिल्डिंग में हो रहे हैं, एक ही कैंपस, एक ही छत के नीचे। तो इस वजह से मैंने यहाँ एडमिशन करवाया। एक ही छत के नीचे बोले तो एक तरह से ऑल ओवर डेवलपमेंट, होलिस्टिक डेवलपमेंट बोल सकते हैं अपन। एजुकेशन, स्पोर्ट्स, कैंटीन, हॉस्टल सब एक ही कैंपस में था, बाकी किसी में नहीं है पूरे इंडिया में। सत्य बात। आपकी छोटी बेटी जो 7th क्लास में पढ़ती है और अरमान गल्होत्रा की एक इकलौती बहन है। बेटा यशस्वी, आपको भी बहुत बहुत बधाई। राखी का त्योहार सामने है तो बहन भाई के लिए क्या बोलेगी? माँ भारती को वचन दे चुका है कि तेरी रक्षा के लिए सदैव समर्पित रहूंगा, तो बहन को भी भाई वचन देगा, तो बहन क्या अपेक्षा रखती है? मतलब रक्षा करे एक तरीके की। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। देश की रक्षा करने का तो बेड़ा उठा लिया है इसने, तो आज बहन भी बहुत खुश है।
बहुत बढ़िया। एक बार मैं पुनः अरमान की माँ से जुड़ना चाहूँगा। माता जी, भी आपने बोला कि मैंने तो एक बीज का बीजारोपण कर दिया और इस बीज के बीजारोपण का परिणाम ये निकल रहा है कि ये बीज आज एक बरगद भी बनने जा रहा है और आने वाले समय में आपकी पीढ़ी, आपके परिवार के आगे आने वाली नस्लें इस बरगद की ठंडी छाँव में आगे बढ़ने का काम करेगी। तो एक अंतिम कमेंट्स के रूप में एक माँ की भावनाएं देश प्रेम, देश सेवा में जाने के बाद में, क्योंकि कई बार डर लगता है लोगों को, जब बेटा ये दिया ही देश ने है तो देश के नाम पर क्यों डर लगेगा एक माँ को। तो मैं तो चाहती हूँ कि बच्चा जो क्या देश के लिए सब कुछ करे, जो कुछ करना चाहता है ये सब कुछ करे। मुझे कोई डर नहीं लगेगा, ये देश के लिए कुछ करना चाहता है। तो ये है। एक बार पुनः अंतिम कमेंट्स के रूप में मैं अरमान से जुड़ना चाहूँगा। अरमान, प्रिंस के हॉस्टल में आप रहे जी सर। तो प्रिंस की खास चीज़ कोई? प्रिंस की खास चीज़ ये है कि शॉर्ट में सुबह सुबह विसल्स ऐसे बजते हैं कि आसपास वाले भी उठ जाते हैं और खुद भी उठ जाते हो। मगर डेली रूटीन क्या रहता था आपका यहाँ पे? सुबह 5 o'clock विसल बजती थी, फिर हाफ एन आवर का टाइम होता था, फिर पीटी स्टार्ट हो जाती थी। बिल्कुल 1 घंटा पीटी चलती थी, फिर 1 घंटे के बाद ब्रेकफास्ट होता था, फिर 8 o'clock से क्लासेस स्टार्ट होती थी, फिर 8 o'clock से 3:30 तक क्लासेस चलती थी। तो क्लासेस भी डिफरेंट क्लासेस होती थी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तो होती थी, उसके साथ करंट अफेयर्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, एसएसबी स्पेशल क्लासेस, ब्रिगेडियर सर क्लास लेते थे, कर्नल सर क्लास लेते थे, एसएसबी की जो टीम आते थे उनके हेड्स भी क्लासेस लेते थे कभी कभार, ताकि हमारी पर्सनालिटी डेवलप हो और जो ट्रेड्स हमें ऑफिसर्स में होने चाहिए वो बिल्डअप हो जाए साथ के साथ ही। तो फिर 3:30 क्लासेस ओवर होती थी, फिर मैं चेंज अप करता था, फिर डाउट काउंटर्स होते थे क्योंकि इतना पढ़ने के बाद डाउट्स भी होते हैं, फिर डाउट काउंटर चलता था, फिर शाम का फॉल इन होता था, शाम के फॉल इन के बाद हमारा डिनर ब्रेक हो जाता था जी। मतलब गेम्स टाइम होता था, गेम्स टाइम के बाद डिनर ब्रेक होता था, डिनर करके हमारा सेल्फ स्टडीज होती थी जहाँ पे हमारी क्लासेस लगती थी, कि हमारी क्लासेस भी वहीं लगती थी जहाँ हम रात को सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि रूम में सेल्फ स्टडी पॉसिबल नहीं है। जब 3 जने बैठते हैं तो वो बातें ही होती हैं, सेल्फ स्टडी तो होती नहीं। तो फिर वो स्पेशल मेरे को सबसे अच्छा लगा कि यहाँ पे सेल्फ स्टडी के लिए सेपरेट टाइम है। और अगर आपको वो टाइम भी कम पड़ रहा है ना, तो आपको स्पेशल 1 आवर देते हैं कि आप उस आवर में भी सेल्फ स्टडी कर सकते हो। सेल्फ स्टडी आवर्स के ख़त्म होने के बाद भी सेल्फ स्टडीज़ होती हैं, 11 o'clock तक चलती हैं। फिर उसके बाद 11 o'clock फिर हमारा स्लीपिंग टाइम हो जाता है, फिर हम सो जाते हैं, फिर नेक्स्ट डे ये साइकिल ऑन लूप चलती रहती है। तो बस बिल्कुल ही डिफरेंट होता है कि क्योंकि घर पे तो ये सब माहौल होता नहीं, और यहाँ पे बिल्कुल। एक सवाल और रहेगा, सेना में जाने का, डिफेंस में जाने का सपना जो भी जवान रखता है उसको हेल्थ अच्छी चाहिए, तो एक अच्छी हेल्थ के लिए आपने अपने आप को यहाँ कैसे मेंटेन रखा? कैसा प्रिंस का खाना था वो भी बताइए आप थोड़ा। प्रिंस का खाना मतलब हाई प्रोटीन फूड था, जो दाल थी वो घर जैसी थी, ओवरऑल सब कुछ बढ़िया था क्योंकि सारा प्रोटीन हमें पूरा हो रहा था साथ में, और रात में हमें स्पेशल डेजर्ट भी मिलता था। तो कोई हमारी शिकायत नहीं रहती थी कि हमें कुछ दे नहीं रहे स्पेशल। तो फूड तो बेस्ट था, बिल्कुल, बाकी थैंक यू। तो बेस्ट था। तो ये है अरमान गहलोत्रा, जो पाकिस्तान की सीमा से सटा जिला राजस्थान का श्री गंगानगर जिले से आता है। और अरमान ने प्रिंस एनडी एकेडमी के पहले ही बैच में 2024 के अप्रैल माह के होने वाले एग्जाम के अंदर एसएसबी रिकमेंडेड करके आज सेना में अफसर के लिए तैयार हो गया है। एक बार संपूर्ण गहलोत्रा परिवार को पुनः बहुत बहुत बधाई, और चाहते हैं कि दिन दोगुनी रात चौगुनी आपका बेटा तरक्की करे, आपका परिवार आगे बढ़े जी। थैंक यू।